आज के शो में डॉलर के मुस्तकबिल से मुतालिक तहलका खेज हकाइक, माहिरीन के बड़े दावे, आईएमएफ के साथ डील होते ही डॉलर लड़खड़ा गया। क्या डॉलर की कीमत में मजीद कमी मुतवक्के? सट्टेबाजों ने डॉलर्स फरोख्त करना शुरू कर दिए। डॉलर को फिर रिवर्स गियर लग गया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। डॉलर को फिर से रिवर्स गियर लग चुका है। अब ये कितना सस्टेनेबल है और कहां तक ये नीचे जा सकता है डॉलर, रुपया कितना तगड़ा हो सकता है, ये वो सवाल है जो आज और हम देखें जब से आईएमएफ की डील हुई है तो सब जगह ज़ेरे गर्दिश है। आप अगर जितने भी सर्कल्स हैं, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, एक आम आदमी हो, क्योंकि सब मुतासिर इतना हुए हैं डॉलर के बढ़ने से पिछले कुछ सालों में कि अब एक आम आदमी भी इस पर तवज्जो रखता है कि आखिरकार इंटरबैंक या ओपन मार्केट में डॉलर रुपी पैरिटी क्या है और मुस्तकबिल में क्या हो सकती है। सबकी तवज्जो का मरकज ये रहता है क्योंकि अब सबके इल्म में ये बात है कि जब डॉलर बढ़ता है, रुपया गिरता है, तो उसके बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट किराए, दीगर अशियाई कीमतों में इजाफा होता है। तो सबकी तवज्जो का मरकज अब ये बात रहती है कि आखिरकार रुपए और डॉलर की पैरिटी मुस्तकबिल में क्या होने वाली है। आज के दिन हमने देखा कि पाकिस्तान, जैसे कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत पॉजिटिव मूव्स दिखाए, जो आईएमएफ की डील हुई, स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ 9 माह का, इसके बाद आज हमने देखा इंटरबैंक मार्केट ने भी वेलकम किया इस डील को और तकरीबन 10 रुपए से पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हुआ। 10 रुपए की कमी आई डॉलर की कीमत में और ये आज 275 रुपए की सतह के ऊपर तकरीबन बंद हुआ। 3.83% का इसमें आप कह सकते हैं कि एक दिन के अंदर जो गिराव या चढ़ाव आप कह सकते हैं कि आया, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई और ओपन मार्केट के अंदर ये 280 रुपए तक आया, जहां ऑलरेडी कल भी हमने देखा था कुछ कमी हुई थी और आज जैसे ही हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट खुली तो यहां पर भी हमें ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया, ये खुशाइंद खबर या आईएमएफ की डील को वेलकम करता हुआ नजर आया। लेकिन असल सवाल क्या है कि क्या ये मामला यहां थमेगा या मजीद खुशखबरियां आ सकती हैं। यानी बातें तो हो रही हैं, जैसे ब्लूमबर्ग के एक आर्टिकल को फाइनेंस मिनिस्टर अक्सर कोट करते हैं कि 244 रुपए इसकी असल वैल्यू है, तो क्या पाकिस्तानी रुपया अपनी असल वैल्यू पर आने वाला है? बहुत से इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट क्या कह रही है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये सारे अहम सवाल है जिनके साथ और जिनके जवाब के साथ आज के प्रोग्राम में हम हाजिर हुए हैं। आपको पहले बताते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक के आज कुछ अहम नुकात उन्होंने बयान किए थे। उन्होंने क्या कहा था, जमीन अहमद आपको बताते हैं। एक उन्होंने जो एक्सचेंज रेट पे आज स्पेसिफिक बात की है कि एक्सचेंज रेट पे स्टेट बैंक का किरदार अब क्या है, आपको यहीं से शुरू कराते हैं। उन्होंने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। देखें, हमारा इस एक्सचेंज रेट के ऊपर पॉलिसी बहुत हमने पहले से स्टेटेड पॉलिसी कि हम उसको मार्केट फोर्सेस के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है। उसमें जो अगर कोई डिसऑर्डरली मूवमेंट होती है तो उसमें स्टेट बैंक जो है वो पहले इंटरवीन करता था और अगर ज़रूरत होती है तो हम उसमें इंटरवीन करते हैं, अदरवाइज़ वो मार्केट जो रेट डिटरमिन करती है। तो अब ज़ाहिर फ्लो बेहतर होंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो उसका मस्बत असर पड़ेगा और हम उसको मार्केट को मॉनिटर करेंगे और मार्केट को अलाउ करेंगे कि वो रेट को डिटरमिन करें। हम उसमें रेट किसी भी साइड के ऊपर जो है स्टेट बैंक उसमें इंटरवीन नहीं कर। स्टेट बैंक अब इंटरवीन नहीं करेगा। रुपया कितना तगड़ा हो सकता है, क्या ये वाकई में 244 की जो बात की जाती है या ब्लूमबर्ग को कोट किया जाता है, क्या वाकई इन लेवल्स के ऊपर ये आ सकता है? और फिर दूसरा अहम सवाल, क्या आने के बाद इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी उस कदर को, यानी उस जगह जाकर मुस्तहकम हो सकता है नहीं हो सकता। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि इस पर दारोमदार है पाकिस्तान के इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स और जिस तरह मैंने कहा कि आम आदमी की तवज्जो का मरकज भी ये अहम तरीन सवाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आईएमएफ डील के हवाले से मजीद क्या कहा और मजीद के चीन का इसमें क्या रहा, जो रोल ओवर्स हुए, जो फाइनेंसिंग चीन की तरफ से आई, वहां के बैंक्स, कमर्शियल लोन्स या उनकी स्टेट की तरफ से आई, उस पर उन्होंने किस तरह सराहा उस किरदार को, आपको जरा पहले सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। ये डील होने से
कई माह पहले, और ये बात रिकॉर्ड पे इसलिए ला रहा हूँ कि बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक सियासतदान और आज बतौर आपकी एक मुंतखब वज़ीर आज़म के, कि चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, जो पिछले 3-4 माह गुजरे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि अगर ये तकरीबन $5 बिलियन, जिसमें सॉवरेन लोन्स का रोल ओवर और ख़ास तौर पर कमर्शियल बैंक्स का पैसे फ़ौरन वापस करना, इसमें भी वज़ीर ख़जाना बहुत प्रोएक्टिव थे और मुझे हर वक्त हर लम्हा बताते रहे। तो यानी जो हालिया जो लोन्स हैं, कमर्शियल लोन्स, वो हमने वक्त से पहले अदा कर दिए ताकि हमें ज़रूरत थी, उन्होंने फ़ौरन पैसे वापस दिए हमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन $5 अरब के जो रोल ओवर्स हुए हैं सॉवरेन लोन्स के और कमर्शियल लोन्स के, ये एक अपनी नौयत की तारीख़ है। तो अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आईएमएफ की तरफ से ये $3 अरब के मामलात के तय होने के बाद और इसमें से 12 जुलाई को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बाद तकरीबन $1.1 अरब मिलने के बाद बहुत सी तवक्कात का इजहार किया जा रहा है कि दीगर मल्टीलैटरल और बायलैटरल सोर्सेज से पाकिस्तान को वो पैसा मिल सकता है, वो इनफ्लोज आ सकते हैं जिसका इशारा गवर्नर स्टेट बैंक कर रहे थे, जिससे पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं ये मजीद मुस्तहकम पोजीशन पे आ सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस फिस्कल ईयर के एंड तक, यानी नए जो मौजूदा फिस्कल ईयर है, हमारे रिजर्व्स बढ़कर $10 अरब से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को रिफॉर्म का एक रास्ता है जिस पर चलना होगा और बहुत से मामला जिसमें खास तौर पर अपने फिस्कल साइड के एक्सपेंसेस को कर्टेल डाउन करना, टैक्सेशन को बढ़ाना और दीगर अहम मामलात को देखना होगा, जिसमें एनर्जी सेक्टर सरे फहरिस्त है। इन सवालात और सब में अहम सवाल जिस हमने कहा कि पाकिस्तानी रुपए की कदर के बारे में मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहा जा रहा है, माहिरीन क्या तवक्कात रख रहे हैं, सट्टेबाज अब हैं इसमें या नहीं है, खरीदार हैं, आज क्या मार्केट में सेंटिमेंट्स रहे आईएमएफ डील के बाद, इन सब चीजों के साथ हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में कुछ अहम सवालात, रुपया डॉलर पैरिटी किधर जाएगी, कहां तक जा सकता है, 250 की बातें, या बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये वहां से यहाँ से ऊपर जाएगा, कितना प्रेशर एक्सटर्नल फ्रंट पे अब है मौजूद, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है, इस पर भी डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर वजारत ख़जाना के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। ज़फ़र पराचा साहब एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पराचा साहब, आपसे पहले पूछूंगा आज के दिन क्या मार्केट सेंटिमेंट्स रहे, ओपन मार्केट में क्या सिनेरियो रहा, क्या सेलर्स थे आज ओपन मार्केट? जनाब, जो आज ओवरऑल सेंटीमेंट तो यही रहा कि डॉलर का रेट नीचे होगा। अच्छा। और जब आज मार्केट इंटरबैंक की खुली सुबह, वो खुली 270 के ऊपर, उसके बाद जब क्लोज हुई है तो वो तकरीबन 275 समथिंग के ऊपर हुई है। आप इंटरबैंक की बात कर रहे हैं? इंटरबैंक। और ओपन मार्केट हमारी 290 पे क्लोज हुई थी और आज क्लोज हुई है 280 पे। नहीं, आप कह रहे हैं 270 पे खुली थी जी। स्टार्ट बिजनेस जो हुआ आज बंद 275 पे हुई है। 275 तो स्टार्ट ही 270 पे हुई जी, बिल्कुल। तो ये मतलब इतने इन्फ्लोज आ गए थे सुबह ही उठते बैंक के पास, क्या हुआ था? कुछ ऐसा एक मार्केट में खौफ था। अच्छा। कि पता नहीं कितना कम हो जाए, क्या हो जाए। अच्छा। फिर कल एक ट्वीट किया था सागडार साहब ने कि ओपन मार्केट 270 और 72 हो गई है। तो वो एक तरह की जिसको कहते हैं ना जहन साजी करना, तो वो भी लोगों की कल उस ट्वीट से हुई। तो नहीं तो लोगों का ख्याल था कि 2-4 रुपए कम होगा। अच्छा, और टेक्निकली बताएं कि आज के इन्फ्लोज बैंक के इंटर बैंक की बात कर लेते हैं। इन्फ्लोज यानी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आई हैं, एक्सपोर्टर्स ने पैसा लाए हैं अपना वापस, इन्फ्लोज आए हैं इंटर बैंक में? जी, इन्फ्लोज आए हैं। देखिए, एक तो 8 दिन का डेडलॉक था। सही। हम लास्ट ट्यूसडे को बंद हुए थे और नेक्स्ट ट्यूसडे को खुले हैं। तो एक तो 8 दिन का वो डेडलॉक जो जमा हुआ था, वो तो इन्फ्लोज आने ही थे। उसके अलावा जब ये डॉलर नीचे आया है तो वही सेंटीमेंट चेंज हुए, तो एक्सपोर्टर्स ने अपनी पोजीशंस को ऑफलोड किया और इसके साथ साथ जो और भी रेमिटेंसेस रुकी हुई थी वो भी आई। और जब इंटरबैंक नीचे हुआ तो हमारा बेस ऑन इंटरबैंक के हमारी ओपन मार्केट रेट हमारे यहाँ भी नीचे आया। लेकिन जैसे आपने सवाल किया कि ओपन मार्केट में इन्फ्लोज कैसे थे, तो मुझे वो ऐसे कोई ख़ास इन्फ्लोज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नज़र नहीं आए सिवाय इंटरबैंक के।
क्योंकि हम भी आज तकरीबन 7-8 दिन के बाद खुले, तो जो हमारे पास प्रेशर होना चाहिए था वो मुझे नज़र नहीं आया। मतलब अनयूजुअल सेलिंग एक्टिविटी आप कहते हैं नहीं थी आज, यानी अनयूजुअली कोई सेलर्स नहीं थे कि लोग बेचने आए हो या सेलर ऐसा ओपन मार्केट में नहीं जो था। वॉल्यूम्स आप नॉर्मल डेज में देखते हैं वही वॉल्यूम्स तकरीबन आपने देखे, ऐसा ही था। तो क्या इससे मुराद में ये लूँ कि सेंटिमेंट अभी भी यही है मुस्तकबिल के बारे में कि ये दोबारा बढ़ सकता है, ये है तभी लोग होल्ड कर रहे हैं, अभी नहीं बेच रहे, आम आदमी ओपन मार्केट में जाता है सेल करने? देखिए जनाब, अभी तक एक्सपर्ट्स की और आम लोगों की राय ये है कि ये वक्ती है, सही, क्योंकि ये जो एक तरह से अभी हमारा SLA हुआ है IMF के साथ, और बाकी इसके साथ साथ जो दूसरे लोगों से पैसे आने हैं वो अगर हम सब मिला लें 6 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन डॉलर, तो भी वो कहते हैं कि इस साल हमने तकरीबन 22 से 24 बिलियन डॉलर देना है। तो वो प्रेशर जो है लोग देख रहे हैं। और फिर जो पब्लिक को एक पिछला एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर वक्ती तौर पे कोई डॉलर नीचे आता है तो फिर उस तेज़ी से ऊपर जाता है। तो अगर हम इसको अपनी जगह पर रख पाए तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी होगी। नो डाउट IMF प्रोग्राम हमारे लिए बड़ा कामयाबी है हमारी। 1 साल से हम इसके लिए परेशान थे। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इसहाक डार साहब और हुकूमत, और ख़ास तौर पे गवर्नर स्टेट बैंक, जिन्होंने आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। जिसको कहते हैं ना कि गुमनाम हीरो, मैं ये समझता हूँ वो है जो लोगों को सामने नज़र नहीं आते। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से स्टेट बैंक गवर्नर ने और उनकी टीम ने इसको मैनेज किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझको ज़्यादा डॉलर नीचे नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे पे पेमेंट्स का बड़ा प्रेशर है। नहीं तो आप कह रहे नज़र नहीं आता, एक तरफ हम ये राय सुनते हैं कि 240-44 ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और क्या क्या लोग कहते रहते हैं 250 पे आ जाएगा, ऐसी आवाज़ें हैं। आपके नज़दीक ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाए? जो ड्रास्टिक चेंज मुझे नहीं लगता, सिवाय इसके कि हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ को ऑल टुगेदर चेंज कर दे। जैसे कि IMF ने हमको कहा है कि आपको करप्शन ख़त्म करनी है, हुकूमत को कहा है अपने ख़र्चे कम करने हैं, और जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको अगर हम बैलेंस करते हैं, फिर जो हमारा रेमिटर है ओवरसी पाकिस्तानी, उसको हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं, एक्सचेंज कंपनी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं, उनको कुछ 5% देते हैं, पीनट देते हैं। एक्सपोर्टर्स को तो आप 35% देते हैं, जबकि उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब बहुत बड़ा मासिव आप टर्न अराउंड हो तो उसके बाद आप कह सकते हैं, वरना आप कहते हैं यही लेवल सस्टेन कर जाए, बड़ी बात है। यही बड़ी बात है। खाका साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये तो नहीं कि हम स्पेकुलेटिव हो कि ये लेवल्स सस्टेन, लेकिन एक जो मेजरली आप मईशत पे नजर रखते हैं, तो उसको सामने रखते हुए आप समझते हैं कि हम जो जिस रेट पर आ चुके हैं, क्योंकि इसहाक साहब बार बार कहते हैं ये 240 इसका एक्चुअल रेट है, ब्लूमबर्ग की कोई रिपोर्ट कोट करते हैं वो, तो इट मीन्स कि हम में मजीद पोटेंशियल है इसमें, इस पैरिटी के अंदर बेहतर होने का, या ये हम सस्टेन ही कर जाएं, बड़ी बात है? योर पॉइंट ऑफ व्यू खाकान साहब। सैफान साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान की जितनी भी मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट हो गई, FX मार्केट हो गई, बॉन्ड मार्केट हो गई, ये सब पिछले कई महीनों से ट्रेड कर रही हैं पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट सिनारियो है उसको मद्देनजर रखते हुए। अगर आप पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड देखें, असल समझ आपको वहां से आएगी। पाकिस्तान का जो 24 में ड्यू है $1 अरब, वो कहीं नीचे 30-35 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा था, फिर वो 50-55 पे आया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो 80 सेंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो डिफॉल्ट का जो सिनेरियो है वो उन्होंने अगले 9 माह के लिए उसमें से निकाल दिया है, और वो पाकिस्तान के जो गिवन फंडामेंटल्स हैं उस पर ट्रेड कर रहा है। ये दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। IMF ने आपको एक इंश्योरेंस फराहम कर दिया। अब आप आ जाइए FX मार्केट पे, देखें FX मार्केट लॉन्ग टर्म में तो इज ऑल अबाउट कि आपकी पैदावारी सलाहियत क्या है, आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं और क्या रेमिटेंसेस आती हैं वर्सेस कि आपकी क्या इंपोर्ट्स हैं। सो ये एक पैदावारी सलाहियत हमारे मुल्क की कंपेयर टू जहां पे हम डॉलर की पैरिटी डिटर्मिन करना चाह रहे हैं विज़ एनी अदर कंट्री। इन द शॉर्ट रन बहुत एबरेशंस आ रही हैं मार्केट में, बिकॉज मार्केट ऑब्वियसली 2-3 चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रही है। पिराचा साहब ने सही कहा, एक तो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो होल्ड करते हैं रिसीट्स, एक इंपोर्टर्स की ख्वाहिश होती है कि वो आज ही खरीद लें बिकॉज कल रुपया जो है वो उनको और देना पड़ेगा डॉलर लेने के लिए। तीसरी, इट हैड बिकम अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर मेनी पीपल बिकॉज लोगों ने प्रॉपर्टी को छोड़कर या सोने को छोड़कर या स्टॉक मार्केट को छोड़कर सारी इन्वेस्टमेंट डॉलर में की हुई थी। अब ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, मेरा ख्याल है वो तब्दील हो गई है, ये सेंटिमेंट तब्दील हो गया है।
उसकी वजह से इन द शॉर्ट रन तो सेंटिमेंट ड्रिवन है ये, और सेंटिमेंट ड्रिवन जो है वो आपको ऑब्वियसली अब दूसरी साइड पे भी आएगा। बट आप याद रखिए कि अगले 1.5-2 माह में आपको बड़े खातिर खा फ्लोज आएंगे और आपके आउटफ्लोज इतने स्ट्रांग नहीं है। मैं मंथ बाय मंथ पाकिस्तान को देखता हूं कि हमारे आउटफ्लोज क्या हैं। जुलाई अगस्त आर लाइट ऑन आउटफ्लोज, बट यू विल गेट अबाउट $5.5 बिलियन ऑफ इनफ्लोज। तो इसका मतलब है आपके जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं ना, वो आपको कहीं भी 8 से 9 अरब डॉलर के दिखाई देंगे जब हम दोबारा अगस्त में समटाइम बात करेंगे। इसमें अब दूसरा मॉडरेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, आई थिंक कि 10 से 12 हज़ार कंटेनर अभी भी स्टेट बैंक ने होल्ड किया हुआ है पोर्ट्स पे। अगर वो रिलीज होने जाता है तो आपको पेमेंट पे प्रेशर इंटरबैंक पे दोबारा आ सकता है। तो ये एक आई थिंक इस वक्त एक बैलेंस्ड सी पोजीशन है, सेंटिमेंट चेंज हो गया है थोड़ा सा, आपको इसीलिए स्ट्रेंथ दिखाई देगी। बट इन द मीडियम टर्म तो फिर यही डिटर्मिन करेगा क्या IMF का प्रोग्राम कंप्लीट होता है, क्या ये फ्लोज रहते हैं। 23 अरब डॉलर है पिराचा साहब एग्जैक्टली जो हमने इस साल में अपनी मद में डेट पेमेंट्स में रीप्रोफाइलिंग और जो हमने पैसे वापस करने, आप दुरुस्त फरमा रहे थे इसके करीबी फिगर। पर अभी इसमें एक और फिगर है जो हम नहीं ले रहे, वो ये है कि अगर इंपोर्ट्स खोलेंगे आप तो आपका करंट अकाउंट जो है वो 4 अरब डॉलर इस साल अगर खत्म होता है तो अगले साल तो आप इसको देखेंगे कहीं 6 अरब डॉलर पे। तो वो 6 अरब डालिए तो आपकी नीड एकदम 29 अरब डॉलर पे चली जाती है। दैट वुड चेंज द होल सिनेरियो। सो ये एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। IMF ने अभी भी आपको ये कहा है कि अपनी फाइनेंसिंग को भी बहुत एस्ट्यूटली मैनेज कीजिए। रुपए की कदर अब डिटर्मिन होगी कि हमारी एस्ट्यूट मैनेजमेंट ऑफ द इनकमिंग क्या होती है। 9 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स तय हुए हैं, क्या हम उसमें से कुछ रकूम ला सकते हैं? अब तक सैफान मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे सकता हूं, $300 मिलियन आया है उनमें से। सो अब क्या हम उनमें से डॉलर्स ला सकते हैं? ये सब डिटर्मिन करेगा कि हम कैसे वर्कआउट करते हैं। आई थिंक रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स यहां से एंड थोड़ी सी आप इसको मेरी पॉजिटिव थिंकिंग कह लें, आई थिंक बॉटम सी हिट हो गई है। रुपया कदर जो है इंटरबैंक ओपन मार्केट आप देखिए कि बिल्कुल करीब आ गई है, तो वो भी पिकअप करेंगी। थोड़ी सी आपको इंपोर्ट्स भी पिकअप करती दिखाई देंगी। आगे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट ये जो दो प्रोड्यूस हैं वीट और कॉटन, ये थोड़ी सी बेहतर आ रही है। सो जो 2023 देखा है ना, अगर 2024 बेहतर देखना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर, IMF से स्टिक करते रहे और ये टाइम गुजार लिया अगले 6 माह का, तो शायद थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा। सही, और दिखाई देगा। अच्छा, दूसरी आपने रेमिटेंसेस की बात की खान साहब, तो ये जो बीच में इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अंदर एक डिफरेंस आ गया था, फिर ग्रे चैनल्स दोबारा एक्टिवेट हो गए थे डिस्पाइट बीइंग इनफैक्टिव, तो उसके बाद हमने देखा था कि रेमिटेंसेस दूसरे चैनल्स के थ्रू आने लगी थी, उसका नुकसान भी हमें हो रहा था रिजर्व्स पे। तो नाउ आपको क्या लगता है आज की सिचुएशन को सामने रखते हुए, क्या इधर से हमें दोबारा बेनिफिट मिलेगा, रेमिटेंसेस बढ़ेंगे यहां से, या जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उस तरफ आएंगे वापस, या नहीं आप समझते कि इस पर ये होगा? नहीं, आई थिंक अब तो देखिए ना, अगर 315 रुपए का और 285 का फर्क होगा तो मैं भी बाहर काम करता हूं, तो मेरा भी माइंड ये शायद बन सकता है कि यार मैं पैसे साथ ले जाऊंगा, नहीं भेजूंगा ऑफिशियली। बट आई थिंक इफ इट इज 285 or 275 on the interbank and let's say 278 outside, I would not think twice. बहुत से लोग नहीं सोचेंगे। याद रखिए अब लोग समझदार भी हो गए ना, वो कंप्यूटर पे बैठ के, मतलब हम तो 10 साल से कंप्यूटर पे बैठ के बाहर से रिमिट करते हैं अपने घर से, बट अब लोग स्मार्ट हो गए हैं तो दे ऑल्सो डू दिस। सो आई थिंक कि थोड़ा सा आपका जो रेमिटेंसेस का फ्लो है वो बेहतर हो जाना चाहिए। यू हैव सीन द वर्स्ट, एक्सपोर्ट्स में भी यू हैव सीन द वर्स्ट। आई थिंक जब इंपोर्ट खुलेगी ना तो मशीनरी के पार्ट्स, कॉटन, ये आपका रॉ मटेरियल है जो आपको चाहिए, उसकी वजह से भी कुछ इंपोर्ट्स रुकी हुई हैं, तो थोड़ी सी आपको अपटर्न जो है उनमें भी दिखाई देगा। बट ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी जो बाकी मसाइल हैं वो साथ साथ कैसे चलते हैं। क्या आप लेकिन हो सकता है ये बताएं, मैं आप दोनों की तरफ ये सवाल अहम लेके आना चाहता हूँ कि डॉलर की बात हो रही है एफएक्स मार्केट की। 30 मई को 312 रुपए तक ओपन मार्केट में रेट चला गया था। राज साहब, मैं पहले आप अगर बताना चाहें इस पे, 312 तक चला गया था, आज हम 275 280 पे आ गए हैं, ओपन मार्केट 280 पे 275 पे। ये जो फ्लक्चुएशंस हुई हैं पिछले कुछ माह कुछ साल के दौरान, नुकसान कितना हुआ है इससे? हम ये तो हम कह देते हैं कि इतना हो गया इतना हो गया, अब हम कह रहे हैं 250 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा। ये कितना नुकसान हुआ, इतनी वाइड फ्लक्चुएशंस? 38 मई को 312, आज 280। देखिए जनाब, बात यह है
कि इस नुकसान का अंदाज़ा तो मुझको नहीं है मेरे पास अमाउंट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा जो एक सॉफ्ट इमेज है वो ख़राब हो गया, और हमारी जो एक मुल्क की इकनॉमी प्लस हमारी रेपुटेशन और जो हमारी रेटिंग वो डैमेज हुई है। देखिए ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एकदम से ऊपर चले जाना और एकदम से नीचे चले जाना, तो उसकी वजह से आपकी रेटिंग भी ख़राब होती है। जो आपके पास लोकल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर तो बात की बात है, लोकल इन्वेस्टर भी आने से डरता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज ऐसा नज़र नहीं आया कि लाइन लगा के लोग डॉलर बेच रहे हों, तो लोग रिलेक्टेंट हैं और वो अभी भी समझते हैं कि कहीं ये वापस ना बढ़ जाए। तो ये जो कॉन्फिडेंस लोग लूज़ कर गए हैं ना अपना, इसको बहाल करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और अगर आप लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल कर लें और उसके ऊपर जो मज़ीद ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं या जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनको तंग करते हैं वो भी कर लें, तो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिलाय कम होगा और वो बेहतर होगा। और नुकसान तो बेतहाशा है इसमें, जो मार्केट प्लेयर्स हैं तो कोई सोच ही नहीं सकता ना कि आज इतना है कल इतना है, और अभी भी आप कह रहे हैं खौफ है लोगों में, सेलर्स नहीं आए। मार्केट प्लेयर्स ने बहुत कमाया। जैसे पिछले दिनों हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा बैंकों ने बहुत कमाया है इस तरह फ्लक्चुएशन से, और दूसरे मार्केट प्लेयर्स। अच्छा, आपने कहा कि होल्डर जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने प्रोसीड अपने निकाले हैं। एक तो ये कि कुछ दिन बंद था इस वजह से भी, दूसरा होल्डर्स जो हैं जिनके बारे में हम मुख्तलिफ फिगर सुनते थे कि होर्डिंग की हुई है उन्होंने, तो वो भी क्योंकि सेलर तो आया नहीं, तो वो निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे, कोई इत्तला उनके बारे में अभी तक देखिए, अगर हमारे पास सेलर आता है हमारी विंडो पे तो वो तो होल्डर है। सही, बाकी रह गया एक्सपोर्टर, वो कितने दिन रोक लेगा? 10 दिन 15 दिन। आपके पास कोई होल्डर नहीं आया आज निकालने में? हमारे पास आज होल्डर नजर नहीं आया। रूटीन की सप्लाई थी जो होनी चाहिए थी। अब अगर हमारे पास लोग आते हैं तो फिर हमें अंदाजा होगा कि जैसे खाकान साहब ने फरमाया कि सेंटीमेंट्स क्या बन रहे हैं। अच्छा, और हुंडी रेट जो जिसको कहा जाता है, ग्रे रेट जो कहा जाता है, वो अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है? वो अभी भी है, वो भी तकरीबन आज 300 रुपए के करीब है। जैसे इंटरबैंक कम हुआ, ओपन मार्केट कम हुई, वो भी कम हो गए, लेकिन वो गैप अपनी जगह है। अभी भी 300 रुपए के करीब है जी, अभी भी 300 रुपए है। उसके लिए हमको अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना है। पॉलिसीज़ जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, जैसे अभी खान साहब फरमा रहे थे कि रेमिटेंसेस के इनफ्लोज लोग उधर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन हमको डिमांड किल करनी है ग्रे मार्केट की, हवाले की। अगर वो डिमांड को हम इस तरह डंडे से नहीं ख़त्म कर सकते, पॉलिसीज़ को ठीक करके कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, और वो हुंडी हवाले को या गुड्स ऑफ स्मगलिंग को या टैक्स की चोरी को या मनी लॉन्ड्रिंग को उनसे हेल्प मिलती है। तो उसको भी ठीक करना बहुत सख्त ज़रूरी है। वक्ती तौर पे हमको खुश होना कि जी ये हमें किस्त मिल गई, ये मिल गई, हम जब तक जैसे वज़ीर साहब ने भी कहा हमें फिक्रिया है, फखरिया नहीं है। खाका साहब ये बताएं, आपके नज़दीक ये 30 मई को 312 रुपये था, अब ये 280 पे आ गया है ओपन मार्केट, 275 पे। तो इसी तरह जो हुआ है पिछले कुछ माह कुछ साल के दौरान कि एकदम 20 रुपये 30 रुपये ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन मुसलसल हुई हैं, कितना नुकसान हुआ इससे? सेंटिमेंट के अलावा कितना नुकसान आपको लगता हुआ होगा खान साहब? लेकिन इसकी तो एक एस्टिमेशन जो है वो मौजूद है। अच्छा। वो एस्टिमेशन आप इस तरह देख सकते हैं कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस इस साल कितनी है और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस पिछले साल कितनी थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इस साल कितनी है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछले साल कितनी थी। आई थिंक कोई 7 अरब डॉलर का फ़र्क है इन दोनों को अगर मिलाएं कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो ये एक बड़ा फ़र्क है, एंड इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सेंस कि एक मुल्क जो कि इस वक्त स्क्रैम्बलिंग फॉर डॉलर्स, तो हमें ये बड़ा फ़र्क है। बट इसका सैफान हल तो सिर्फ IMF ही था, देखें, और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब LCs को रोके रखना, इंपोर्ट्स को बंद करना, इकॉनमी को स्लो डाउन कर देना, और ये कोशिश करना कि हम किसी तरह ये टाइम राइड आउट कर जाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कोई भी मुल्क जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आता है, एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर बना हुआ है। घाना, श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब सब मुल्क जो हैं वो IMF के पास जाते हैं। आप तो IMF के प्रोग्राम में थे। सो कहने का मकसद यह है कि चले देर आए दुरुस्त आए। द टीम हैज फाउंड इट, ये जो कोई प्लान भी की बातें भी थी, लेकिन उनको सामने हतमी तौर पे कुछ आया नहीं सिवाय एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल के। लेकिन ये बताएं, जैसे आपने कहा कि जो बहुत से ममालिक की मिसाल मैं देख रहा था, रेमिटेंसेस की बात हो रही थी यहाँ पर, कि टर्की की और फिलीपींस की मिसाल देख रहा था, जिनकी भी बहुत सी आबादी बाहर रहती है। तो वो उसको जैसे हमारे सुकूक बॉन्ड्स के हम शोज करते हैं बाहर दुबई में या दीगर ममालिक में, तो वो अपनी रेमिटेंसेस को कोलेटराइज करके एज अ कोलेटरल उसको रख के और उसके अगेंस्ट इनफ्लोज जनरेट करते हैं।
तो क्या ये ऑप्शन हमारे लिए फीजिबल, इज इट वर्केबल ऑप्शन, हम कर सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं जो ऑलरेडी टर्की और फिलीपींस में हो रहा है? तो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये जो पीआईए को एक दफ़ा पैसे दिलवाने थे, और आपको पता है पीआईए की बड़ी डिफ़िकल्टी है, तो हमने, मुझे याद है कि एक रूट जो है इसी तरह का बड़ा ल्यूक्रेटिव रूट है, मैं रूट नहीं बताऊंगा, बट डॉलर्स में उसकी जो रकम है एक बैंक को हमने कोलैटरलाइज की और पीआईए को, यानी कि आप अगर टिकट कहीं बाहर बैठे हुए खरीदेंगे तो वो रकम पीआईए नहीं बल्कि थ्रू दैट बैंक रूट होगी, सो दैट बैंक अपने पैसे ले लेगा। सो इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें तो हम कर सकते हैं, बट असल बात यह है सैफान कि ये मैं बहुत ही क्लियरली बताता हूँ, आप आईसीयू में थे, आपको एक इंजेक्शन ऑफ $5 बिलियन जो है वो लग गया है। उस इंजेक्शन ने आपके हार्ट के मसल में एक थोड़ी सी हरकत पैदा कर दी है। अब आप सर्जिकल वार्ड पे आ गए हैं, आपके हार्ट के मसल के अराउंड जो आर्टरीज हैं वो अभी भी क्लॉग्ड हैं। आपकी एसओईज, आपकी टैक्सेशन, आपकी एक्सपेंडिचर, आपकी एक्सपोर्ट की एंटीबायस, आपकी जो बहुत बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम पैदा हुई है कि आप किसी तरह अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक करें, और इन्वेस्टमेंट, ये सारे काम सैफान आपने करने हैं। एनर्जी का सर्कुलर डेट आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने से ठीक नहीं होगा, कतई तौर पे नहीं। ये गैस का सर्कुलर डेट भी नहीं ठीक होगा। अब मुझे सवाल ये पूछना चाहिए कि ये कामों का क्या करना है? पैसे तो आ ही जाएंगे, बिजली की कीमत तब्दील हो ही जाएगी, रुपए की कदर को हम अब मतलब मार्केट पे छोड़ देंगे। असल बात बताइए कि इन कामों का क्या करना है। अगर इन कामों का कुछ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आईएमएफ के प्रोग्राम में यही चीज़ें करते हुए, आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ना सैफान, वो एक सतही तौर पे पॉलिसी चेंजेस के साथ आपको एक ब्रीदर और ब्रीदिंग रूम क्रिएट कर देता है कि नाउ गो एंड डू योर हार्ड वर्क। सो अब आप निकल के सर्जिकल टेबल पर वापस आ गए हैं, आप में इतनी सकत है कि आप सर्जरी कर सकें। गेट योर लोकल डॉक्टर्स टू डू दैट सर्जरी। दिस इज, और ये कब शुरू करनी चाहिए थी? कल सुबह जो गुजर गया है। देयर इज नो वेटिंग ऑन दिस। अगर वेट करते रहेंगे कि अच्छा आप ये इधर से पैसे पकड़ लें, वो पकड़ लें, वो तो पकड़ते रहें। आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म तो आज शुरू करेंगे ना। पेंशन में आपने एक सतही तौर पे एक छोटा सा रिफॉर्म किया है। असल रिफॉर्म ये था कि आप कहते कि जो अब नई इनटेक है उसकी पेंशन जो है वो स्टेट गारंटी नहीं करेगी। 801 अरब रुपए की पिराचा साहब पेंशन का बोझ है। मुझे बताइए कि ये कौन सा फेडरल गवर्नमेंट का एक्सचेकर जो है वो दे सकता है? सैलरी से ज्यादा बोझ है सिविल जो आपकी गवर्नमेंट को रन करने का, जो पेंशन का बोझ है। मैं इसलिए कहता हूं कि कोई ये ना कहे कि जी आपने तो फिर इतनी सी बात की और आगे बात असल जो है, मैं तो पिछले 12-14 माह के मैं कहता हूं वो मजाक किया करता हूं मैं एंकर्स के साथ कि यार आप लोगों के चलाते हैं कि लोगों ने बड़ा ये बोला गलत बात, आप मेरा ये चलाएं कि मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि आईएमएफ करें। मैं अब हर प्रोग्राम में ये कहता हूं कि भाई वी आर ऑन द सर्जिकल टेबल नाउ, वी हैव गॉटन दैट इंजेक्शन, नाउ लेट्स स्टार्ट द सर्जरी। अगर सर्जरी कल सुबह 8 बजे, जो कि पहला दिन था हमारा आईएमएफ में जाने का, क्योंकि अब रूम मिल गया, नहीं शुरू करेंगे, अगर एनर्जी को सिर्फ कीमत बढ़ाएंगे, सर्कुलर डेट जो है उसका कीमत से एक्चुअली बहुत कम ताल्लुक है। उसका ताल्लुक है अनटारगेटेड सब्सिडी से, लाइन लॉसेस से, टी&डी से। आप बताइए मुझे इसमें और कलेक्शंस में आपने अगले 6 माह में क्या करना है? एग्जैक्टली, सारे अहम सवाल आते हैं। प्रसाद साहब मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका भी। और अच्छा आप प्लीज़ आप जी बिल्कुल कि क्या नुकसान हुआ इससे, मैं खाकान साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए सबसे बड़ा नुकसान आपको ये हुआ कि अब आप इस वक्त 22% दे रहे हैं और आपके पास एफडीआई नहीं आ रहा। पिछले दौर में आपने 11-12% दिया और आपके पास बेतहाशा हॉट मनी आ गई थी। तो ये जो हमारा नुकसान डैमेज हुआ है ना हमारी रेपुटेशन का, कि 12% और 22% में आपको भाई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो ये तो आप अपनी पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर गए। अगर वही आपके पास आए होते $1.5-2 बिलियन, $4 बिलियन, उसके साथ मजीद इन्वेस्टमेंट आई होती, तो आज आप कहाँ होते? एग्जैक्टली, ये हमारा जो इंटरनेशनल रेपुटेशन डैमेज हुआ है, उसकी आपने शान दी। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खाकान साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आफ्टर दिस ब्रेक हम सिर्फ समराइज करेंगे इस वीडियो को हमारे साथ। बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज अहम तरीन सवाल ये है कि पाकिस्तानी रुपया जो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है अगेंस्ट डॉलर, क्या ये सस्टेन कर सकता है इस मूव को?
कहाँ तक ये तगड़ा हो सकता है अगेंस्ट डॉलर, जो कि मुख्तलिफ आवाज़ें सामने आ रही हैं। एक तो वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर अक्सर कोट करते हैं कि इट विल बी अराउंड 240 244 जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। मार्केट में 250 की आवाज़ें भी हैं, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या समझ रहे हैं, आज सेंटिमेंट्स कैसे रहे, कितने सेलर्स आए, एक्सपोर्टर्स ने क्या प्रोसीड्स निकाले और कितनी अमाउंट में प्रोसीड्स निकले, इंटर बैंक के अंदर कहाँ से इन्फ्लोज आए, ओपन मार्केट में क्या मार्केट सेंटिमेंट्स और मूव्स रहे, कहाँ पर खरीदार ज़्यादा थे नहीं थे, और ये सारे अहम सवालात आज के प्रोग्राम में उठाए और अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखे। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के स्टैंड बाय अरेंजमेंट में आगे बढ़ता हुआ जो मुश्किल माशी मसाइल हैं उनका हल भी ढूंढ सकेगा और मुस्तकबिल का एक ऐसा लाइमल बना सकेगा कि आइंदा शायद हमें कभी IMF की जरूरत न पड़े। एक दुआ भी है, एक उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है। फीडबैक दीजिएगा, फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।